आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना के साए में लंबे वक्फे से जारी 4 रियासतों और एक यूटी में कल इंतखाब नतीजों के साथ इख्तिताम को पहुंचे। इन 5 में से ज्यादा बहस का मौजू रहने वाली रियासत मगरबी बंगाल रही, जहां ममता बनर्जी ने तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की। 5 मई को तीसरी बार हलफ लेंगी। ममता बनर्जी ने दूसरी बड़ी पार्टियों की लाखों कोशिशों को इख्तिदार तक पहुंचने नहीं दिया। हालांकि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट यानी नंदीग्राम हार गई हैं। रात भर हंगामाराई होती रही, जिस पर सीएम ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही। बाद में दीदी ने कहा कि नंदीग्राम में जो हुआ उसे भूल जाइए, हम चुनाव जीते हैं। इस मर्तबा टीएमसी ने 2016 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन बीजेपी सबसे मजबूत अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है और कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी ने अब अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। हालांकि बीजेपी के ख्वाब 200 प्लस के थे। ये टारगेट मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने खुद तय किए थे और इस हवाले से हमने आपको रद्दमल भी उनका दिखाया था। वहीं मगरबी बंगाल इंतखाबात के दौरान शुरू हुए पुरतशद्दुद वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया और आराम बाग में वाक़े बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बंगाल में ममता की जीत पर मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने इसे शानदार जीत और नफरत की सोच की हार से ताबीर किया। मुबारकबादियों से ऐसा महसूस होने लगा कि ममता बनर्जी को मजबूत ऑपोजिशन लीडर समझने का तायुन किया जा रहा है। मुस्तकबिल में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन बंगाल के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि जो आज बंगाल सोचता है वो भारत कल सोचता है। दीदी की जीत के दो रुख पर आज करेंगे बात, कई सवालों की जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। नीरज राय साहब जो कि तर्जुमान हैं टीएमसी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। आपको ढेर सारी बधाई, मुबारकबाद जीत के लिए, शानदार जीत के लिए। शुभेंदु अवस्थी साहब जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले नीरज राय आपके पास आएंगे। बड़ी जीत टीएमसी ने हासिल की है, शानदार वापसी, तीसरी मर्तबा आपकी हो रही है, लेकिन छोटी हार भी हुई है। तो क्या पार्टी में या फिर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जीत में कहीं ना कहीं जो हार हुई है वो थोड़ी सी रुकावट है, हायल हो रही है, यानी जश्न मना रहे हैं लेकिन मना भी नहीं पा रहे? क्या ऐसा कुछ है पार्टी के अंदर? नहीं सना, देखिए यहाँ पर वो आप लोगों के द्वारा ही बताया जा रहा है और भाजपा के लिए एक संतावना के तौर पर वो हो गया है। वहां पर बंगाल ने देश के प्रधानमंत्री को हराया, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल के दरवाजे दरवाजे जाकर अपने बारे में बताते रहे और हम लोगों के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते रहे। तो यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि पहली बार 2011 में हमारी पार्टी के 186 सीट थे, दूसरे टर्म में हम आए तो 211 हुए और तीसरी बार में हमारी संख्या और बढ़ी है। आपने बताया भी और हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि दीदी ने कहा है कि उसको छोड़ो। देखिए कितना बड़ा दिल लेकर वो महिला घूम रही है वहां पर, उसको छोड़ो, उससे नहीं आगे देखो। जनता ने हमें मेजॉरिटी दिया है, उसका हमें इज्जत करने की भरपूर प्रयास करना चाहिए और हमने जो वादे किए हैं, जो काम करते हुए आते गए हैं, जिसका कि नतीजा तीसरी बार हम सत्ता में आए हैं, तो इसको हम लोग एक अपनी बंगाल की जनता की जीत मान रहे हैं और केंद्र सरकार के झूठे और खोखले दावों और वादों के ऊपर वहां की जनता ने एक ऐसा अच्छा प्रहार किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमसे किसी भी स्तर पे बात करती थी तो उसको 2019 में 18 सीट सबसे पहले याद आते थे और 40% वोट परसेंटेज, इसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। अगर 19 को आधार बनाया जाए तो 125 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब आधा सीट पे आ गई है। जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गई वहां पर, तब उनको याद आ गया है कि 2016 में 3 सीट थे, अब हम 25 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सुविधा के हिसाब से अपने अनुसार ये लोग अपनी बातों को बदलते रहते हैं, अपने माहौल को क्रिएट करते हैं, नैरेटिव चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम पहले बार से लेकर आज आपके सामने आखिरी बार नीरज राय साहब, भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, मैंने आपके पार्टी के ताल्लुक से कहा कि इस बड़ी जीत के बीच क्या हार जाने का गम भी है या नहीं? सीधा सवाल ये था। नहीं, हमें गम नहीं है, वहां के द्वारा दिए जनादेश का हम लोग कदर कर रहे हैं।
इज्जत हम लोगों के जनादेश का है। शुभेंदु अवस्थी और साहब भारतीय आपके जनता पास आना पार्टी चाहेंगे। ने समतावना मिल एक्सपेक्टेशन गया। भारतीय जनता पार्टी की बहुत थी। मरकजी वजीर दाखिला कई मर्तबा ये कह चुके थे कि 200 प्लस आपकी सीटें आएंगी, हालांकि 3 से आप 76 तक पहुंचे हैं। आखिर क्या वजह रही जो एक्सपेक्टेशंस पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी? देखो सना, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं जिनकी पार्टी नीरज राय जी की जीती है, टीएमसी सरकार बना रही है, और बहुत बहुत बधाई। और इस पूरे उसमें जो ये हमारा भारत का लोकतंत्र है, इसमें हार और जीत लगी रहती है। हमने हार कल शाम को आपके चैनल पे स्वीकार कर ली थी, और आज चूंकि दोबारा डिस्कशन है, इसमें आज स्वीकार करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि अच्छी तरीके से वेस्ट बंगाल को चलाएं। दूसरा, मैं दिल्ली से जुड़ा हूं, मुंबई से नहीं, तो मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। तीसरा, जो मैं कहना चाहता हूं इनको कि किस चीज की, ममता जी ने तो ये कहा था ना, और एक चैलेंज दिया था सबसे पहले कि यदि मैं नंदीग्राम से हार गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं कोई बात नहीं, छोटी बात नहीं कहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो राजनीति छोड़ दें, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि यदि सरकार बनाने जो पार्टी सरकार बनाएगी उसकी हार है, तो मैं अपनी हार को मानता हूं। पर यदि 3 से 77 तक यदि हमारी गई है, 76 तक हमारी गई है, तो हम ये जरूर कहते हैं, हम हार तो हैं, सरकार नहीं बना पाए, पर हमने एक बहुत बड़ा जनादेश वेस्ट बंगाल में खड़ा कर दिया है। और जो 2 पार्टियां जिन्होंने 20 साल से ज्यादा वहां पे शासन किया है, वहां पे उनको जमीन पे ला दिया है। हम बीजेपी एक बड़े मजबूती से वेस्ट बंगाल में उभरी है, और हमारे अंदर जो कमियां रही होंगी, भाई यदि जनता ने हमारे को नकारा है, पूरे तरीके से सम्मान नहीं दिया है, तो हम अगले 5 सालों में और मेहनत करेंगे बंगाल की जनता के साथ। और फिर आगे, जैसे आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हर जगह अच्छी तरीके से चुनाव लड़ती है। हमने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा, और वहां पे हमको जीत मिली या हार मिली, पर हमारी हार में भी हमारी जीत है, ये हम कहना चाहते हैं। और हाँ, सरकार बनाने की बधाई हम इनको देना चाहते हैं, ममता जी को देना चाहते हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि ममता जी अब जो उन्होंने कहा था कि यदि वो हार गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हम चाहेंगे कि वो बंगाल को चलाएं, और चूंकि वो जीती है, उनकी पार्टी जीती है। ठीक है। नीरज राय साहब, तीसरी मर्तबा आपको बागडोर मिल रही है, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, जाहिर सी बात है इस पर सरकार को काम करना होगा, नहीं तो सरकारें चल नहीं पाती हैं, और अगले साल जनता इस पर फैसला करती है। अब जबकि तीसरी मर्तबा आपको बागडोर थमाई गई है जनता की तरफ से, सवाल ये भी है कि पहले ऑपोजिशन पार्टी जो आपकी हुआ करती थी असेंबली में, वो अब भारतीय जनता पार्टी होगी, और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने देखा कि तशहीर में भी उन्होंने काफी एग्रेशन लाया, तो हो सकता है कि असेंबली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिले। तो क्या ये कहा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि टीएमसी के लिए जो राहें होंगी सरकार की, वो मुश्किल होंगी? देखिए सना, पिछले कई सालों से हम देश के प्रधानमंत्री को अपने पे आरोप लगाते हुए, और देश के गृह मंत्री और पूरे 70 कैबिनेट को हम लोग देख रहे हैं, उनसे लड़ते हुए आ रहे हैं। पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ममता जी बोल दी थी कि राजनीति छोड़ दूंगी। यह गलत है, क्योंकि ममता जी ने कभी नहीं बोला। एक मैच्योर राजनेता ऐसी भाषा कभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि जीत और हार दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब इस बात पे आपके अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि जब 200 सीटें नहीं लाती है भारतीय जनता पार्टी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह चीजें थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ममता जी के बारे में। और रही बात कि जो 77 सीटें 76 सीटें आई, यह तृणमूल कांग्रेस से नहीं आई है। जो इनका 60 गांठ हुआ था 2019 के इलेक्शन में, कि जब भारतीय जनता पार्टी, यह चीज मैं बार बार सुना आपके भी चैनल पे बोला हूं कि 17% से जो भारतीय जनता पार्टी एकाएक 40% चली गई थी, और तृणमूल कांग्रेस 45.5 से 44.25 पे आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज ट्रांसफर हुए थे सीपीएम और कांग्रेस के। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी, अपने उस वोट परसेंट को बचाने के लिए लड़ रही थी। अब आइए उस बात पे कि आपने कहा कि ममता बनर्जी जी के लिए चुनौती है। बिल्कुल मानता हूं चुनौती। पहली बार जब आई थी तब भी चुनौती को स्वीकार किया, जनता ने जनादेश 186 से 211 दिया। इस बार जब हम आए हैं तो वही चुनौती और थोड़ा मजबूती से जनता ने हमको 215 से 16 दिया।
अब कुछ वाकया मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जब प्रधानमंत्री जी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पहली मर्तबा इनको 170 सीट जनादेश के तौर पे जनता ने दिया। दूसरी बार प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ा लेकिन सीट 116 हुआ। तीसरी बार जब ये आए उनका और भी कद बढ़ा और गुजरात में सीट की संख्या 117 हुई। और जब ये देश के प्रधानमंत्री हो गए 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो इनके ही गढ़ में 99 मतलब 99 सीट भारतीय जनता पार्टी को जुगाड़ करके सरकार बनाना पड़ा। तो चुनौतियों का सामना ममता जी करती आती हैं तो सीटें बढ़ती हैं, चुनौतियों से भागने का काम मोदी जी करते रहे हैं, इसलिए देखिए कि गुजरात में इनकी सीटें कम होती गई। चुनौतियों का स्वीकार शुभेंदु अवस्थी साहब, आपको ये आईना दिखा रही है टीएमसी? अरे नहीं, बिल्कुल विषय पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ममता जी हारी हैं, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि इनकी जिस नेता ने पूरे बंगाल के अंदर जो चुनाव लड़ा, टीएमसी की जो चीफ है वो खुद ही हार गई है। इनको तो यदि ये बात कहने की बात होती, ये किस तरीके से चैनल पे बात कर रहे हैं, यदि हार और जीत के बाद मैंने सबसे पहला सेंटेंस यही कहा था कि इनको जीत की बधाई हो। अब ये जब इनको मैंने आपको धन्यवाद दिया था साहब, मैंने स्वीकार किया था। तो नीरज जी अब आप बोल चुके हो तो मैं बोल रहा हूं, है ना। मैं खाली यही कहूंगा कि इनको राजनीति में रहना चाहिए। इन्होंने अमित शाह जी वाला जो बात कही, ये कहीं कोई बात नहीं कही, इस्तीफा दे देंगे। कोई भी चुनाव में इस तरीके का नहीं कहता है। हाँ, नंदीग्राम में वो खुद चुनाव लड़ने आई थी और उनको कहा गया था कि यहां से लड़के दिखाओ और जीत के दिखाओ, और वो आई और उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगी और वो हारी। बात आप यदि पूरे शुभेंदु अवस्थी साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं वो मेरे इल्म में नहीं है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करेंगे तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर वो हारते हैं तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। इसीलिए किसी के चुनाव में बहुत तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसको आधार नहीं बनाना चाहिए। मैं इनको कहता हूं कि बंगाल की स्थितियां बहुत खराब है। कल उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हार जाने के बाद टीएमसी के लोगों ने अटैक करा, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का, हमारा आरामबाग का जो कार्यालय है उसको जला दिया। अरे भाई, जीते हो तो जीतने के बाद ये तमाशा क्या? और ये तमाशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता देखती रहती है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें लाने के बावजूद भी 76 सीटें लाने के बावजूद भी एक कलकत्ता में एक बहुत बड़ा बेस बनाया है, वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा बेस बनाया है। और हम आगे आने वाले समय पर इनको एक बहुत मजबूती से मुकाबला करेंगे और एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे इनकी सरकार को चलाने के लिए। जहां जहां पे विपक्ष की आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। नीरज राय साहब, जड़ें मजबूत कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, मुस्तकबिल में क्या लगता है कि टीएमसी के लिए खतरे से खाली नहीं होगा? कदम रखने होंगे फूंक कर। खतरा से टीएमसी से सना, टीएमसी से मोदी जी की दिल्ली खतरा भरी हुई हो गई है। मोदी जी अपने लिए तलाश करे सीट 2024 में, क्योंकि ममता जी आ रही है बनारस में। अब भाई साहब ने कहा है कि ममता जी चुनाव हार गई हैं, आपने अच्छी जानकारी दिया है। तभी तो इलेक्शन तो सुनिए ना, अरे सुनिए भाई साहब, सभी जगह पे 1200 वोटों से जिता देने के बाद उनको 1500 से ऊपर वोटों से हराया जा रहा है और चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी कि हम रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे। ठीक है, मैं इस चीज को मान लिया, ममता जी ने बोल दिया इसको छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन आप उस चीज को याद करिए कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, सुनिए महाराज, देश का प्रधानमंत्री जा रहा था, आज प्रधानमंत्री मुंह छुपाए घर में घुसे हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं पार्टी को, बड़ी बड़ी बोलकर हाथ कर तो प्रधानमंत्री निकल लिए मोदी जी। अच्छा देखिए, एक बात सुनिए नीरज जी, अरे भैया मोदी जी ने गए थे, बताइए नाना प्रकार के शब्दों को बोलते हैं। शुभेंदु अवस्थी साहब, ये भी हकीकत है कि मगरबी बंगाल में जब चुनाव हुआ तो सीएम वर्सेस पीएम जैसा महसूस हुआ। तो मोदी जी कहाँ चले गए? ये भी हकीकत है। मोदी जी तो कल से पता ही नहीं है कि कहाँ नीरज जी, ये टीएमसी का ये कहना है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी रैलियों में धुआंधार रैलियों में वो देखे गए तो हार की जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली? में ढकेल कर मोदी जी विलुप्त हो गए, अमित शाह जी गायब हो गए। हाँ, गायब हो गए। आप घर पे छुपे बैठे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। नीरज जी, ये भाई साहब घर में छुपे हम नहीं बैठे हैं, अरे घर में छुपे नहीं बैठे। पिछली बार कोरोना काल के समय भी प्रधानमंत्री जी एक दिन एक सेकंड शुभेंदु साहब से जवाब ले लीजिए। नीरज जी एक सेकंड सुनते नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द मत करिए। हम सब लोग एक
अच्छे टीवी चैनल के ऊपर एक सकारात्मक डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, कोई लड़ने के लिए तो नहीं बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ममता जी हर छोटी चीज के ऊपर, जब उनको 24 घंटे के लिए प्रचार के लिए रोक दिया गया था या 48 घंटे के लिए रोक दिया गया था, तब भी धरने में बैठ गई थी। कल धरने में क्यों नहीं बैठी है? आयोग के अगेंस्ट में कहती कि दोबारा रिकाउंटिंग कराओ, क्योंकि उनको मालूम है कि हर 16 के 16 राउंड में 16 के 16 राउंड में वो पीछे नहीं है। मेरे पास डिटेल है, मैं आपको बता सकता हूं कि किस राउंड में किस बूथ पे कितने वोट मिले उनको। परंतु ममता जी को भी ये बात मालूम था कि चलिए इस तरह की चीजों को, हाँ एक बार भावेश में आके कार्यकर्ता तो कह देता है, बट जब रिकाउंटिंग होती और उसमें भी यही रिजल्ट आते। अच्छी बात तो उन्होंने ये नहीं कही कि ईवीएम खराब कर दिया हमारा। मैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल वो ईवीएम खराब होने की भी बात करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम 2 सीटों से लेकर यदि 350 सीट। नीरज राय साहब, भारतीय जनता पार्टी आपसे ये सवाल कर रही है कि जब रिकाउंटिंग की बात या फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कह रही थी पहले ममता बनर्जी, फिर उसके बाद उनके बयान में तब्दीली आई कि जो हुआ सो हुआ, चुनाव हम जीते हैं। इस दरमियान आखिर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, ये जानने की जरूरत है कि इस दरमियान क्या हुआ कि उनके बयानों में और उनके स्टैंड में नरमी आने लगी। उनका ये कहना है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर वो धरने देती थी, तो जब अपनी जीत को यानी उनकी खुद की जीत को लेकर वो नर्म क्यों पड़ गई? देखिए, वहां पर ममता जी नहीं कोई भी यही चीज बोलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाएं तो इनके लिए काम करती रही, फिर भी ये 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। अभी भाई साहब को बुरा लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छा है आपने कहा, सुन लीजिए, बता रहा हूँ भाई साहब, सुन लीजिए ना। आपने कहा कि अच्छे चैनल पे बैठे हैं तो अच्छी तरह से होना चाहिए। आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री 130 करोड़ भारतवासियों की जन भावनाओं की कदर न करते हुए मुख्यमंत्री बनाने के लिए दौड़ रहे थे और दीदी वर्सेस दादा का पोस्टर लगवा रहे थे। उस समय आप अंगुली उठा दिए होते तो कितना अच्छा होता। अरे देश के लिए आप लोग काम नहीं करते हैं, पार्टी को राजनीति में और मजबूती देने के लिए। सुनिए भाई साहब, और कोरोना काल में देश को कोरोना में ढकेल कर चुनाव के लिए आप लोग चुनाव जीवी और आरोप जीवी का दर्जा पा चुके हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक दान में दे दिया सीट आपको ममता जी ने, उनको खुशी है, हमको खुशी है कि आप जहां हैं वहीं पर है। 200 पार हम गए, 216 सीटें हम लेकर आ गए। बंगाल की जनता ने फुल मेजोरिटी दिया है तृणमूल कांग्रेस को। जो सरकार अपने देश के किसानों को संरक्षित नहीं कर सकती, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, सिर्फ आरोप लगाएगी, सरकारी संस्थाओं को बेचेगी। एक चीज बताइए हमको, एक चीज बताइए, पिछले 7 सालों में सुना मोदी जी विश्व के आधा देशों का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर लेके नहीं आए हैं। कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो हिंदुस्तान में आकर इन्वेस्ट किया है? थोड़ा वही बताइए। कोरोना काल में कोरोना का प्रबंधन मोदी जी देखते हैं। सर सुन तो लीजिए, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ममता बनर्जी जी के ऊपर जो वेस्ट बंगाल की जीत या हार हुई है या जीत हुई है, इसके ऊपर टॉपिक प्रधानमंत्री जी की हार हुई है और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री मान रही है कि पीएम मोदी की हार है। शुभेंदु अवस्थी साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि ये प्रधानमंत्री की हार है? क्योंकि हम ये देख रहे थे अखबार में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे थे कि पीएम वर्सेस सीएम ये मुकाबला है मगरबी बंगाल का। नहीं, जो लोग छाप रहे थे हमने कोई छापा नहीं। हम नहीं के माध्यम से जब कोई जीत होती है तो क्रेडिट वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है, जब हार हो रही है तो क्रेडिट क्या उनको नहीं जाएगा? नहीं जाना चाहिए, आखिर क्यों? प्रधानमंत्री जी का हमारे लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका एक बहुत बड़ा हमारे संगठन के ऊपर एक बहुत बड़ी छवि है। और सभी ये जो चुनाव लड़ा जाता है ये संगठन लड़ता है, और उस संगठन के बहुत सारे लोगों ने अपना काम किया, जो बेस्ट कर सकते थे उस पर किया। फिर भी चुनाव बहुत मुश्किल था। आजादी के बाद से हम लोगों को कभी वहां पे कोई शुभेंदु साहब, आप भी बखूबी ये जानते हैं कि जब भी कभी जीत होती है तो जब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन से बात की जाए तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों की वजह से ये जीत मिली, यहां से उनकी बात शुरू होती है। अब जबकि 200 प्लस आपके पास सीटें नहीं गई, तो इसकी वजह क्या? वही मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बंगाली और गैर बंगाली एक अहम वजह भारतीय जनता पार्टी मान रही है? नहीं, मैं आपको ये फिर से बताता हूँ। जो आपने कहा कि यदि जीत है
प्रधानमंत्री हमारे सब पूरे कुटुंब के सबसे बड़े हेड हैं, तो जीत सबसे बड़े की होती है, और जब हार होती है तो सबकी हार होती है, किसी एक की हार नहीं है। हर छोटा छोटा कार्यकर्ता जो वहां पे काम कर रहा था वो हारा है। ये कोई प्रधानमंत्री जी की जितनी मेहनत हो सकती थी वो उन्होंने वो किया है। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा इस समय पर कि वहां पे जितने लोगों ने काम किया बहुत मेहनत से काम किया है और आगे भी करेंगे। और दूसरी चीज, हम पूरी मदद करेंगे, हर तरीके से ममता जी की मदद करेंगे। ममता जी हमारी एनडीए में भी रह चुकी हैं और हमारी रेल मंत्री भी रही हैं। जहां तक हमारी सरकार की ओर से मदद हो सकती है हम करेंगे उनको। ठीक है, एज अपोजिशन पार्टी वो पूरी मदद करने के लिए तैयार है। नीरज राय साहब जी देखिए, इनके द्वारा बोला जाता है मोदी है तो मुमकिन है। एज अपोजिशन पार्टी वो मदद करेंगे पूरी। जी जी, तो ये माना जाए कि अब सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। और जो हमने देखा कि 8 मरहलों में 8 चरणों में तशद्दुद के वाकयात पेश आते रहे वो कल तक जारी रहे। क्या आने वाले दिनों में ये जो टसल रहेगा ये ममता बनर्जी इसको खत्म कर पाएंगे या चुनौती है उनके सामने बड़ी? देखिए हम अगर अपने पिछले 2 कार्यकाल में काम नहीं किए होते या केंद्र सरकार की नाकामी उजागर नहीं हुई होती और हमारे अच्छे कामों को जनता नहीं देखी होती तो जो आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है शायद वो स्थिति मेरी होती। और आपने देखा साहब कोई स्थिति खराब नहीं है भाई साहब, बिंदु भाई बहुत अच्छा डिबेट आप करते हैं। चेहरा नहीं दिख रहा था आपका लेकिन मैं नाम से फिर सुन समझ लिया आपको। देखिए केंद्र सरकार पिछले 7 सालों में अगर काम करी होती तो ममता बनर्जी या हम या कोई भी दूसरी पार्टी इतना मजबूती के साथ नहीं आती। लेकिन मैंने काम किया, आप क्या किए? आपका प्रमुख कार्य सुन लीजिए। पिछले 70 सालों में नेहरू ने क्या किया और अब पिछले 10 सालों में तृणमूल कांग्रेस ने क्या काम किया। लेकिन 7 सालों में आपने देश को कितना गर्त में लेके गए इस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमें आप सुन लीजिए ना, अरे आपने उतना बोला था मैंने सुना ना, आप सुन लीजिए। अब देखिए इनका जब निकल के आता है तो इनके द्वारा आपने देखा ना कि भगवान का नाम धर्म के प्रचार के लिए लेना आवश्यक होता है, राजनीतिक विस्तार के लिए नहीं। लेकिन ये काम की बजाय भगवान राम को बेचना शुरू कर दिए। इनकी राजनीतिक दुकान पे हिंदू मुसलमान नाम के 2 प्रोडक्ट हो गए। जब भी इनकी राजनीतिक नैया डूबेगी सिर्फ बाहर निकालेंगे हिंदू मुसलमान करके ये नोट वोट बटोरेंगे। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री केयर फंड पिछले साल बनाया गया, कोरोना का प्रबंधन प्रधानमंत्री जी के हाथों में था। दूसरे और तीसरे लेयर को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक भी बताया गया था। लेकिन ये क्या कर रहे थे? देश आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश में 8 चरणों में मतदान कराया गया था। लोकसभा का चुनाव भी 7 चरणों में खत्म किया गया था। उस पे भी हमने बोला कि भैया 5वें चरण के बाद 6ठा 7वां 8वां एक साथ आप लोग करवा दीजिए। तो इनको क्या था? रैली पे रैली और अपने अनुभवी नेताओं की बातों को हिंदू और मुसलमान को दो प्रोडक्ट बड़ा इल्जाम लगाया है शुभेंदु साहब भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों को एक प्रोडक्ट समझती है कि वो जब वक्त आता है तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। तो क्या ये माना जाए कि मगरबी बंगाल में इस सोच की हार हुई है? नहीं, देखिए हमारी सोच ही नहीं है हार किस बात की। हमने तो ये कहा है कि अरे भैया आपके जितने धुरंधर वीर गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सेकंड जवाब ले लूं, आपने काफी वक्त लिया। 1 सेकंड नीरज जी आप हमको बोलने दो। पहली बात है यदि भगवान राम का नाम लेते हैं और जब मैं किसी और धर्म के जो लोग हैं सभी धर्म के लोग हमारी भाजपा में हैं और हम सबका सम्मान करते हैं और सबका साथ और सबका विकास के नारे से आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट। नीरज जी बीच में मत बोलिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि 7 सालों में कोई काम नहीं किया। यदि 7 सालों में कोई काम नहीं किया होता तो असम में भी हारते और पांडुचेरी में भी। भारत की इतनी रियासतों में जहां पर हमारे पास 80% सरकारें हैं, 80% सरकारें हैं, इसका मतलब हमने काम किया है और हम काम कर रहे हैं। यदि काम नहीं करते तो सरकारें नहीं बनती। नीरज राय लास्ट कमेंट आपका। लास्ट कमेंट दे दे रहा हूं आपको। हाँ। 2018 के बाद से देखिए ये जहां और ये भी ध्यान में रखिएगा कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ और अभी इलेक्शन हुआ उसमें वोट शेयर बढ़ा है। देखिए वोट परसेंटेज अगर टीएमसी का कम हुआ होता तो बीजेपी का बढ़ता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब हमारा भी बढ़ा है ये हमारे में कोई सेध नहीं लगा पाए। ये इनके जो मंत्री तो ये माना जाए कि टीएमसी इसी बात से पुरसुकून है।
नहीं, सुकून है इनके मंत्री बाबुल हाँ। सुप्रियो टालीगंज से हार गए। एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुपन दास गुप्ता राज्यसभा सांसद को ले गए, लकेट चटर्जी को ले गए। इतना कॉन्फिडेंट हो गए तो उनको इस्तीफा दिलवा के सांसदों को लड़ाते। उस बंगाल में इनको प्रत्याशी ठीक है, नहीं मिल सियासी रहे थे। पार्टियों की अपनी अरे अपनी मोदी- बातें हैं और टीएमसी का ये कहना है कि उनकी जीत हुई, भले ही नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई हूं, तो वहीं बीजेपी हार के बाद भी इसे जीत से ताबीर कर रही है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।